प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं, जिसमें मैं प्रिय विद्यार्थियों सेट नंबर 5वें में कहां से क्वेश्चन कहां तक करा चुका था आपको पता है। मैं 4 का घ तक पूरे कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 का से। तो चलते हैं बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए और आर की वैल्यू दे रखी है। आर बराबर कितना 0.0821 लीटर वायु बटे केल्विन मोल। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इतना हमें दे रखा है। तो एम क्या है, ये मोलरता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। आप इसको किस में बदलना है, आपको केल्विन में बदल लेना है। तो केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास m/10 है ना, ये c है। सांद्रता कितनी है, m/10। तो जहां हमको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि m/10 बराबर होता है 1/10 के। कितने का होता है, 1/10 के। ठीक है, यानी मोलरता यहाँ पर कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। मोलरता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना सांद्रता कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। तो आपको सूत्र लगा देना है, पराशर दाब ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो P बराबर होता है CRT। C क्या है, सांद्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या C की वैल्यू दे रखी है m/10, यानी मतलब 1/2। तो 1/10 आपको रख देना है। ठीक है, कितनी 1/10 है, सॉरी। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/10 रख देना है और गुणे क्या करना है आपको, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू इतनी आपको रख देना है। टी टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, आपको 300 रख देना है। और आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.463 ATM आपका आंसर आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसी प्रकार आपको अच्छी तरह से हल करना। इसके बाद हम देखते हैं 5 का ख क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 का ख कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर सेट 1 में प्रश्न 2 का घ में मिल जाएगा। 5 का ख जो प्रश्न है आपको कहाँ मिल जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है सेट 1 में 2 का घ आप देखिए वहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है। और 5 का ग, यह जो संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं हैं, यह भी आपको कहाँ मिलेगा, सेट दूसरा का प्रश्न 5 का देखें, यही इसका उत्तर होगा। चाहे डी ब्लॉक के तत्व कहें या संक्रमण तत्व कहें, आपको 4 जो विशेषताएं कह रहा है ना, वही आपको लिखकर आना है। या तो संक्रमण तत्व कहें या तो डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो उन्हीं की विशेषता वहीं पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 का घ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यही कह रहा है ना, तो हमें क्या करना, उत्तर डालना, इसमें लिखना है उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति निम्न प्रकार होती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, कैसे होती है देख सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग पड़ जाएगी आयनों के नामकरण का क्रम, कि जो आयन होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उनका क्रम जानेंगे। ठीक है, पहले हम हेडिंग में, तो इसमें क्या लिखना है, आयनिक संकुलों में, जो आयनिक संकुल होते हैं, आयनिक संकुलों में पहले धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसका किस आयन का नाम लिखा जाता है, धनायन का। फिर इसके बाद किसका नाम, ऋणायन का लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके जो क्रम होता है यही होता है, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का। इसके बाद लिगैंडो के नाम, लिगैंडो के नाम कैसे लिखना है, ऋणात्मक लिगैंडो के नाम के अंत में ओल आता है। जैसे हमारे पास है साइनो, ये साइनाइड क्या है, ऋणात्मक लिगैंड है। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी क्या ऋणात्मक है, OH है। तो यहाँ पर इनके नाम क्या है, क्या आएगा, साइनो, क्लोराइडो या क्लोरो भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऋणात्मक लिगैंड होते हैं। और अगर उदासीन है, उदासीन तथा धनात्मक लिगैंडों के नाम नहीं बदलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनके नाम क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते हैं। जैसा नाम है वैसा ही रहेगा। जैसे H2O के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्वा, और NH3 के लिए क्या लिखेंगे, एमीन, और CO के लिए कार्बोनिल लिखा जाता है। यह रूल होता है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो साइनाइड के लिए साइनो, और क्लोराइड के लिए क्लोराइडो या क्लोरो। ठीक है, ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर तीसरी हेडिंग क्या है, लिगैंडो के नामकरण का
क्रम कि लिगैंड अगर कई सारे हों तो उनका नामकरण कैसे किया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगैंड उपस्थित हो, मैंने बताया ना अभी, अगर एक से ज़्यादा लिगैंड हो तो कैसे करेंगे, यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगैंड उपस्थित हों तो उसको नामांकित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग किया जाता है। यानी कि मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हमारे पास है चौथा नंबर में क्या लिखना है आपको, लिगैंडों की संख्या का विवरण। इसकी संख्या विवरण कैसे करेंगे, तो लिगैंडों की संख्या का विवरण, यदि संकुल से जुड़े लिगैंड सरल, जैसे कैसे हो, सरल का मतलब जैसे क्लोराइडो या कार्बोनेटो या सल्फेटो, ठीक है, आदि, तो उनकी संख्या उनके नाम से पहले, उनके नाम से पहले आपको उनके नाम से लिखने से पहले क्या लगाना है, पहले डाई, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लगाना है उनके नाम से पहले, आदि जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। अन्यथा आप क्या लगा सकते हैं, अन्यथा या तो लिख सकते हैं 20 ट्रिस, ठीक है, इतना आप टेट्रा किस, इतना आप लिख सकते हैं, आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। या तो आप मोनो डाई ट्राई कर दो, या क्या 20 ट्रिस और टेट्रा किस, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप, पांचवें हमारे पास केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, इसका कैसे किया जाएगा, देखते हैं आगे। पहला है हमारे पास रेडायन संकुल, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस प्रकार के संकुल जैसे हमारे पास है PTNH3, इसके बाद है कोष्टक 1 Cl5, ये कैसा है, रेडायन, माइनस याद है ना, रेडायन में पहले लिगैंड को नामांकित करते हैं, पहले किसको, अगर हमारे पास आयन है, ठीक है, ये हमारे पास एक आयनिक संकुल है, इसमें क्या करना आती, इसमें अगर रेडायन चिन्ह लगा है तो पहले किसका नामांकित करते हैं, पहले लिगैंड को नामांकित करते हैं, पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं। लिगैंड कौन है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये लिगैंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं, ये क्या है, लिगैंड है, पहले इनको नामांकित करते हैं, ठीक है। इसके कैसे, अल्फ़ाबेटिकली ABCD में पहले ये आएगा कि पहले ये आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नामांकित करते हैं, और उसके बाद केंद्रीय परमाणु को नामांकित किया जाता है, पहले इनका नाम लिखेंगे फिर इसके बाद इसका, ठीक है, नामांकित किया जाता है। केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद 8 लगा देते हैं, अगर यहाँ पर धनायन उपस्थित है तो इसका नाम लिखने के बाद 8 लगाएंगे, अगर यहाँ पर धनायन है तब, अगर यहाँ रेडायन नहीं, क्योंकि यहाँ पर धनायन ही होगा, क्यों धनायन होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर यहाँ माइनस चार्ज है तो यहाँ धनायन रहा होगा, अगर यहाँ प्लस चार्ज होता तो यहाँ रेडायन रहा होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, उसके नाम क्या है, 8 लगा देते, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, अगर यहाँ पर रेडायन चार्ज है, ठीक है, तथा उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में कोष्टक में संकुल के नाम से ठीक बाद बिना जगह छोड़े लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतना आपको कर देना है। इसके बाद देखना है B नंबर, धनायनिक तथा उदासीन संकुल, अगर यह है तो क्या करेंगे, तो इस प्रकार के संकुलों जैसे हमारे पास धनायनिक संकुल है, यहाँ पर कौन सा था, रेडायनिक, मगर यहाँ पर कैसा, धनायनिक संकुल, ये भी धनायनिक में भी पहले तथा बाद में केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। इसमें क्या करना है, पहले तथा बाद में केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी रेडायन होगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। इतने रूल होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं 6वें का ख, हमारा क्या कह रहा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इसके बाद तथा एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, यही कह रहा है ना। आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डालना है। सबसे पहला हमारे पास बनाने की विधि क्या है, एल्किल हैलाइड से। किससे बनाएंगे हम, एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। आपको क्या लिखना है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया जब NaOH से कराते हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। ध्यान दीजिए, पहली विधि हमारे पास ये किससे बनाना, एल्किल हैलाइड से। जैसे RX, ये हमारे पास
आर क्या है, एल्किल है, और हमारे पास एक्स क्या है, यह हैलाइड है। तो यानी आर हमारा हो गया एल्किल और एक्स हमारा हो गया हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसके साथ कराना, NaOH के साथ, NaOH के साथ, ठीक है। यह आप KOH भी ले सकते हैं। इस यहाँ पर क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, Na जो होगा यानी कि Na जो होगा एक्स के पास जाएगा, NX बना देगा, और ROH के पास जाएगा तो ROH बना देगा। क्या यहाँ पर एक OH समूह है, क्रियात्मक समूह, एक ही OH क्रियात्मक समूह है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। अगर दो होते तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता, यानी कि मतलब है अगर OH की संख्या एक है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या R की जगह क्या ले सकते हैं, मेथिल है तो एल्किल, मगर ये इसका नाम क्या है, मेथिल, और X की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, क्लोरीन प्लस Na, तो Na ये Cl को पकड़ेगा, NaCl बना देगा, CH3OH हमारा बन जाएगा, जिसका नाम है मेथिल अल्कोहल। इसके बाद हमारे पास है C2H5Cl एथिल क्लोराइड, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, इसकी भी NaOH के साथ कराएंगे तो C2H5OH प्लस NaCl बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी हमारे पास एल्केन से हम बनाएंगे, ठीक है। किससे बनाएंगे, एल्केन से। जब एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास CH4 जिसका नाम है मेथेन, इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे क्या होगा, अल्कोहल में बदलेगा, जिसका नाम है CH3OH, क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एथेन भी ले रखा है, ठीक है। इसका हमने यहाँ पर एथेन है, इसका भी आप ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, यानी एल्केन का जब ये क्या करेंगे, एल्केन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, एल्डिहाइड एसिड, तो यानी कि मतलब हमने एल्केन से भी सीख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे विभिन्न तापों पर अभिक्रिया। तो पहली हमारे पास ए नंबर, एथिल अल्कोहल की 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, CH3CH2OH, ये हमारे पास एथिल अल्कोहल, कितना टेम्परेचर लेना है, 140 डिग्री सेल्सियस, किसी की उपस्थिति है, किसके साथ कराना है, सांद्र H2SO4 के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, जब 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो अल्कोहल से क्या बनता है, ईथर बनता है। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, कितने, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और जल का अणु बाहर निकाल देंगे और उन्हीं को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, जिसका नाम क्या, डाई एथिल ईथर है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, अगर 140 डिग्री सेल्सियस ताप करेंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर, ठीक है। या तो हमारे पास मैथिल अल्कोहल भी होता तो भी डाई एथिल ईथर ही बनता, ठीक है, यानी वो डाई एथिल नहीं, डाई मेथिल ईथर बनता। इसके बाद बी नंबर में हमारे पास है एथिल अल्कोहल की 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसकी कराना है तो आप क्या करना है, CH3CH2OH सांद्र H2SO4, टेम्परेचर कितना, 170 डिग्री सेल्सियस ताप है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जब हाई कर दिया जाता है ज़्यादा तो अल्कोहल से क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH को पकड़ेगा, H2O बाहर हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा बन जाएगा, जिसका नाम क्या, एथीन। यही आपका आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, छठवें खा का अथवा क्वेश्चन क्या करा है, इसका उत्तर आपको सेट तीसरे के प्रश्न छठवें खा में जरूर मिलेगा। आप वहां से आप जाकर देख सकते हैं छठवें खा का अथवा, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। इसके बाद सातवें का हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला पिक्रिक अम्ल, दूसरा डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरा है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यानी क्लोरोबेंजीन से ही ये सभी हमें प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसका क्या करना, जल अपघटन कराना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाए, क्योंकि H प्लस OH माइनस में टूटता है वाटर, तो H प्लस जाएगा Cl के पास, HCl बना देगा, OH जाएगा इसके पास तो OH यहाँ पर लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिनाल। अब फिनाल का क्या करना है, आप फिनाल का करना है सांद्र HNO3 के साथ उपस्थिति। तो फिनाल क्या बनाएगा, जब हम फिनाल की सांद्र HNO3 की उपस्थिति करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेट HNO3 की, तो क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। दो हमारे पास NO2 जाएंगे आर्थो पर और एक जाएगा NO2 पैरा पर, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ट्राइनाइट्रोफिनाल, जिसे हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा,
हमारे पास दूसरा डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो क्लोरीन की अभिक्रिया करा देना है क्लोरोबेंजीन के साथ। आप क्या करना है, कोई यहाँ पर उत्प्रेरक भी लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर Fe ले रखा, या FeCl3 भी आप ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्लोरीन क्या करेगी, एक बार आर्थो पर जाएगी, एक बार पैरा पर जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरीन जाएगी आर्थो के पास, एक क्लोरीन जाएगी पैरा के पास, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा, है तो दोनों ही डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि दो क्लोरो हैं तो दो यानी डाइक्लोरो। ये क्या है स्ट्रक्चर बेंजीन का, ये भी दो क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन है, लेकिन फ़र्क कितना है कि एक नंबर पे है, एक दूसरे नंबर पर है, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर पर, एक चौथे नंबर पर है, यानी कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, लेकिन दोनों ही डाइक्लोरोबेंजीन ही हैं। इसके बाद देखना तीसरी क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हमें बनाना है। ये क्या क्लोरोबेंजीन है, इसकी हमें सल्फोनिक अम्ल अगर बनाना है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमें लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है OH- और HSO3 प्लस में टूटेगा। तो HSO3 प्लस यहाँ आ जाएगा, एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पर। तो देख सकते हैं, और H प्लस जो निकलेगा यहाँ से OH को पकड़ करके क्या बना देगा, पानी बना देगा, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है, दोनों ही हमारे पास क्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक अम्ल दोनों ही है कि नहीं है। क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है तो दोनों ही, लेकिन क्या ये आर्थोक्लोरो सल्फोनिक अम्ल है, ठीक है। आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ये हमारे पास है पैरा वाली, ठीक है। इतना अंतर है दोनों ही क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साथ में का अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यही कह रहा ना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्या करना है, उत्तर डाल लेना है। इसमें लिखना है हैलो एल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो देखिए निम्न प्रकार कैसे है, पहली हमारे पास है हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। तो देख सकते हैं पहली हमारे पास आपको हेडिंग डाल दिया है हमने यहाँ पर। इसमें लिखना है हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन में लिखना है कि हैलो एल्केनों की जलीय क्षार NaOH, KOH आदि या नम Ag2O के साथ क्रिया पर संगत एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं RX ये क्या एल्किल हैलाइड है, हैलो एल्केन है कि नहीं है, यानी कि मतलब हैलो एल्केन है। तो देख सकते हैं एल्किल हैलाइड बोलो या हैलो एल्केन कह दो, ठीक है। इसकी क्या करना है, प्लस किसके साथ, क्षार NaOH के साथ। तो NaOH है हमारे पास, यहाँ पर क्या जो OH है इसे X को हटा देगा, यानी प्रतिस्थापित कर देगा, क्योंकि यह क्या होता है, यह होता है नाभिक स्नेही, ठीक है। नाभिक को चाहने वाले कौन होते हैं, माइनस वाले, ठीक है ना, क्योंकि नाभिक में क्या होता है प्लस चार्ज, प्लस वाले कौन चाहता है, माइनस वाला। तो ये हमारे पास जो माइनस वाला है नाभिक स्नेही होता है, ठीक है। ये क्या है, नाभिक से स्नेह करने वाला यानी प्यार करने वाला। ये क्या करेगा, इससे X को हटा देगा, तो Na पकड़ेगा X को NX बना देगा, और OH कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा प्लस वाले के पास, तो ROH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण में C2H5Br प्लस NaOH, तो या NaBr निकल जाएगा, C2H5OH हमारा बन जाएगा। ये क्या एथिल अल्कोहल, इसकी इसी प्रकार ले सकते हैं, CH3Cl ले सकते हैं प्लस KOH, और एरो हमारे पास है देखिए KCl निकल जाएगा, CH3OH बन जाएगा, उसी प्रकार ऊपर जैसे, ठीक है। ये हमारे पास मेथिल अल्कोहल बन चुका है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी नंबर है हमारे पास एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यह भी क्या है, एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, ठीक है। एल्कोक्सी समूह द्वारा देखेंगे, इस अभिक्रिया में OR- जो है वो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही समूह है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो नाभिक स्नेही तो होगा ही होगा, ठीक है। RX प्लस NaOR, यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थी, RX है, ठीक है। यहाँ पर Na प्लस में होता है, OR माइनस में होता है। Na प्लस वाला इसे नहीं हटाएगा, Na प्लस वाला सिर्फ इसे लेकर ही जाने का काम करेगा। और OH जो है हमारे पास OR ये माइनस का होता है, OR क्या है नाभिक स्नेही है, माइनस वाला है। ये किसे चाहेगा, R को चाहेगा, तो ROR बना देगा, ठीक है। ROR बन जाएगा, NaX हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा ईथर बन चुका है। इसके हिसाब से आप ये ले सकते हैं CH3Cl, ठीक है। R की जगह मेथिल, X की जगह
क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर Na ले गया और क्या बचेगा CH3O CH3, ये हमारे पास बन जाएगा डाई मेथिल ईथर। कुछ नहीं आपको करना, बस Na प्लस Cl माइनस, तो NaCl निकल जाएगा। CH3 प्लस का होता है O, CH3 माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है OR माइनस का होता है, ये पूरा माइनस का ही होता है, ठीक है। इतना आपको प्लस माइनस काम कर देना, आपको बना देना, डाई मेथिल ईथर बन जाएगा। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। तीसरी हमारे पास है साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की क्रिया क्षारीय धातु साइनाइडो जैसे KCN, NaCN के अल्कोहलिक विलयन से कराने पर ये साइनाइड में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर RX प्लस KCN, ठीक है, ये देखिए KCN के साथ करा देना है और क्या है एल्किल हाइलाइड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर RCN बन जाएगा और KX हमारा निकल जाएगा, प्लस माइनस का आपको काम करना है, ठीक है। R प्लस का Cl यानी R प्लस का होता है और X माइनस का, और यहाँ पर ये प्लस का होता है पोटेशियम, ये पूरा साइनाइड माइनस का, तो प्लस वाला माइनस वाले को, प्लस वाला माइनस वाले को यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण में आप ले सकते हैं CH3Br प्लस NaCN। तो यहाँ पर साइनाइड हमारा क्या है, साइनाइड हमारा एक आक्रमणकारी है। कैसा है, नाभिक स्नेही है, क्योंकि माइनस चार्ज होता है इसके पास, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज वाले, इस ब्रोमीन माइनस चार्ज वाले को हटा देंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर Na इसके साथ जाएगा, NaBr बना देगा और CH3CN बन जाएगा, ये मेथिल साइनाइड। इसी प्रकार ये हमारा C2H5Cl एथिल क्लोराइड लेंगे, KCN के साथ कराएंगे, C2H5CN प्लस KCl बन जाएगा। यह भी हमारी क्या बन गया, एथिल साइनाइड बन चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारा 7 का ख क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 है टालुइन से, दूसरा बेंजामाइड से, तीसरा एथिल बेंजोएट से हमें प्राप्त करना है। तो उत्तर डाल लेना, पहले हमारे पास है टालुइन से। तो टालुइन का क्या करना है आपको, टालुइन का आप ऑक्सीकरण कराएंगे KMnO4 लाल दवा की उपस्थिति, जिसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराएंगे। जब क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण करा रहे हैं ना नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यह क्या होता है, पहले अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड में चेंज होता है, यानी मतलब पूरा का पूरा लास्ट में कहाँ तक जाएगा, एसिड तक ही जाएगा। एल्केन सीधा कहाँ जाएगा, ऑक्सीकरण करने पर एसिड में जाएगा, यानी COOH बन जाएगा, जिसका नाम है बेंजोइक अम्ल। यही क्या है, बेंजोइक अम्ल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह क्या है, हमारा टालुइन है। कब बनेगा, जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार हमारे पास दूसरे में है बेंजामाइड से बनाना है। ये क्या है, बेंजामाइड का सूत्र है बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2, क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2। इसका क्या कराना है आपको, जल अपघटन करा देना इसका। तो क्या होगा, यहाँ पर NH2 माइनस का होता है, CO प्लस का होता है, यहाँ पर H प्लस जाएगा किसके पास, NH2 माइनस के पास, तो NH3 बन जाएगा। और OH माइनस जाएगा किसके पास, CO प्लस के पास, तो क्या बना देगा, बेंजीन रिंग COOH, यानी वो COOH, जिसका नाम क्या, बेंजोइक अम्ल, यही तो है, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद देखना है आपको, तीसरी हमारे पास है एथिल बेंजोएट से। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका भी आपको जल अपघटन करा देना है। एथिल, ये क्या है, बेंजोएट, जब आप जल अपघटन कराएंगे तो बेंजीन रिंग के COO जो है ये माइनस में होता है, ये C2H5 प्लस में टूटेगा, ये प्लस वाला इस OH माइनस को पकड़ेगा, तो क्या बना देगा, C2H5OH, और H प्लस जाएगा इसके पास, तो बेंजीन रिंग COOH बना देगा, जिसका नाम है बेंजोइक अम्ल। यही आपका पूरा का पूरा राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वें का ख का अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1 है हमारे पास एल्डोल संघनन, दूसरा है विकार्बोक्सिलन, तीसरा है कैनिजारो अभिक्रिया। मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमारे पास 2 प्रश्न दिए हैं ये हमने कहाँ करा रखा है, सेट तीसरे में प्रश्न 7वें ख देखें, वहाँ ये प्रश्न हो चुके हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है, चैनल पर। ये हम देखें कौन सी, विकार्बोक्सिलन, ये क्या है, आपको हेडिंग डालेना, इसमें लिखना है कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन क्या कहलाता है, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है, ठीक है। यही क्या हमारी विकार्बोक्सिलन है। इसके लिए क्या होता है, प्रयुक्त अभिकर्मक गर्म सोडा लाइम लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्या है, गर्म सोडा लाइम है, यही प्रयुक्त करेंगे हम अभिकर्मक। तो यहाँ से क्या होता है, आप उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल में है RCOOH, ये क्या है, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है,
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है तो COOH हट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करा देना, निष्कासन करा देना, हटा देना, निकाल देना बाहर। तो इसके बाद क्या बनेगा, RH बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, एल्केन है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर कर दी है, गैस ऊपर जा रही है, ठीक है। इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, मेथिल ले सकते हैं। ये पूरा सूत्र किसका, एसिटिक अम्ल क्या है, इसका नाम क्या है, आयुपेसी में एथेनोइक अम्ल। इसका क्या, सोडा लाइम की उपस्थिति करना है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और CH3H यहाँ पर बन जाएगा, CH4 बन जाएगा हमारा मेथेन। यही प्रिय विद्यार्थियों हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा और ज़रूर इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।